हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शारंग बिल्ला शाम का वक्त था। विप्लव की बात सुनकर शमशेर जी उसे घूरते हुए, हमारे को रिश्वत दे रहे हो? विप्लव शमशेर जी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो भाई ने सिखाया कि उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए, और आप सीधा सीधा बता नहीं रहे, इसलिए रिश्वत देना पड़ रहा है। आपको तो बताओ मुझे कहाँ है वो पागल। लेकिन एक मिनट, थारे को मानसी के बारे में जानने का इतना चुल क्यों मच रहा है इसे? शमशेर जी ने आंखें चढ़ा दी, जिसके जवाब में विप्लव शमशेर जी को देखते हुए, मैं उसे पीटना चाहता हूँ। जिसे सुनकर शमशेर जी अपनी आंखें छोटी करते हुए, थम मारी बेटी को पीटना चाहते हो? विप्लव शमशेर जी की बात पर अपना सिर हिला देता है तो पीछे से रचना नीचे आते हुए कहती है, क्यों? अब उस प्यारी बच्ची ने तुम्हारा कौन सा खिलौना चुरा लिया जो तुम उसे मारना चाहते हो? रचना के सवाल पर विप्लव सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, ये उसके और मेरे बीच की बात है, मुझे बस ये जानना है कि वो है कहाँ। फिर शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे बता रहे हो, फिर मैं अपने तरीके से पता लगाऊं? विप्लव की तीखी आवाज़ को सुनकर शमशेर जी अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, जाकर खुद पता लगा लो। शमशेर जी की बात पर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए सोफे से उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाए, जिसे देखते हुए रचना हैरानी से शमशेर जी से कहते, इसे हुआ क्या है भैया? शमशेर जी रचना की बात अपने कंधे चढ़ाते हुए, थम उसकी माँ होकर नहीं जानती, मैं कहाँ जानूंगा। जिस पर रचना शमशेर जी की तरफ देखते हुए, चिराग और प्रथा शादी के बीच में ही चले गए थे, क्या आपको पता है वो लोग कहाँ हैं? रचना के सवाल को सुनकर शमशेर जी चिराग को याद करने लगे, जो काफी गुस्से में प्रथा को खींचते हुए लेकर जा रहा था। जिसे याद कर शमशेर जी कुछ पल चुप रहकर रचना को शांत करते हुए बोले, चिराग कह रहा था कि जे को अच्छा न लग रहा है से माँ के मारे को नहीं पता। शमशेर जी की बात सुन रचना अपना सिर हिलाते हुए बोले, आपकी बात समझ गई। शमशेर जी रचना की बात अपना सिर हिला दिया और कुछ पल चुप रहकर रचना से बोले, लाट सार को पता से चिराग कहाँ रहता है? रचना शमशेर जी के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए, हो जय को पता होगा। जब मृत्युंजय नीचे आते हुए बोला, मुझे क्या पता है? मृत्युंजय की आवाज़ सुन रचना सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, जय क्या तुम्हें पता है चिराग कहाँ रहता है? मृत्युंजय रचना की बात अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ, एक मिनट रुकिए। इतना कहकर मृत्युंजय अपना फोन निकाल सीधा डेविड को कॉल करता और कुछ दिन के बाद डेविड दूसरी तरफ से कॉल अटेंड करते हुए बोला, शाम की एक्सरसाइज भी जरूरी होती है बॉस। डेविड की बात को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय सीधा पॉइंट में आते हुए, कैन यू सेंड मी चिराग्स नंबर? मृत्युंजय की बात पर डेविड एकदम से नैना से दूर होकर फोन कान में ठीक से लगाते हुए, मेरे बट साले से क्या काम है? मृत्युंजय डेविड के सवाल पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे मामा जी, मतलब तुम्हारे ससुर जी अपने बेटे का पता मांग रहे हैं। सो सेंड मी योर ब्रदर इन लॉज नंबर राइट नाउ। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता और शमशेर जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपकी बेटी को काफ़ी रोमांटिक पति मिला है। शमशेर जी मृत्युंजय की बात अपनी आंखें छोटी करते हुए, थम मारे को कम्प्लीमेंट दे रहे हो के ताने? जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिला बोला, कम्प्लीमेंट था मेरे तरफ से। शमशेर जी मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए चाय पीने, जिस पर रचना मृत्युंजय से बोली, महक कहाँ है, सो रही है क्या? मृत्युंजय रचना के सवाल पर थोड़ा सा कर्कश आवाज में बोला, मैं स्टडी में था, मुझे नहीं पता। मृत्युंजय की आवाज़ में एक नाराजगी को महसूस करते हुए रचना उसे देखते हुए, क्या हुआ जय, तुम नाराज लग रहे हो? मृत्युंजय रचना के बाद तो अपना सिर हिलाते हुए, उसका हर किसी को माफ़ कर देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शमशेर जी मृत्युंजय की नाराज़गी की वजह को समझते हुए बोले, लाट साहब, मैं थारे को एक चोखी बात बताऊं सो, जिंदगी 4 दिन से सबसे दुश्मनी करते फिरोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? जिस नाइट सबने दोस्त बनाकर रखना सीखो। शमशेर जी को बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, मामा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इतना दर्द देते हैं कि उन्हें देखकर ही गुस्सा आता है, और आप कहते हो कि उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए। मृत्युंजय की बात पर शमशेर जी मुस्कुराते हुए बोले, एक स्त्री साकार नकार अंधकार प्रकाश, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, इन दोनों के बीच के संतुलन से हम सबका सृष्टि बना है, और जहाँ पर सूजन होता है वहाँ ही स्त्री पाई जाती है। जैसे थारे को गुस्सा बहुत आवे से, वैसे ही थारी लुगाई शांत और समझदार से, जे के थारों की इज्जत करनी चाहिए से। मृत्युंजय शमशेर जी की बात पर अपना सिर हिला, समझ गया, वैसे आप चाय पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो गई है। इतना कहकर मृत्युंजय किचन की तरफ जाने लगा, जिसे देख रचना बोले, तुम कहाँ? मृत्युंजय किचन की तरफ इशारा करते हुए, कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ अपने लिए। जिसे सुनकर रचना उसे रोकते हुए, तुम जाओ, मैं किसी से कहकर भिजवाती हूँ। मृत्युंजय रचना के बाद अपना सिर हिलाकर कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय के जाते ही शमशेर जी के फ़ोन में मैसेज टोन के नोटिफिकेशन बजती है और शमशेर जी अपना फ़ोन निकालते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पर शेख आकर शमशेर जी से बोला, सर, आपको मिस्टर चौहान के घर जाना था, बॉस ने कहा है, चलिए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं।
शमशेर जी शेख के बाद अपना सिर हिलाते हुए चाय की तरफ इशारा करके बोले, जिसने खत्म करने दो। शेख शमशेर जी के बाद अपना सिर हिलाकर बाहर की तरफ चला जाता है। इधर मृत्युंजय अपने कमरे में आता है तो देखता है एकांश सो रहा था और अव्यक्त अपने खिलौने के साथ नीचे बैठा खेल रहा था और महक भी सो चुकी थी। महक को सोता हुआ देखकर मृत्युंजय को काफ़ी अजीब लगता है। वहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन अव्यक्त सिर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, डैडा। मृत्युंजय अव्यक्त के बाद अपना सिर हिलाते हुए महक की तरफ इशारा करके, मॉम को क्या हुआ? अव्यक्त मृत्युंजय के इशारे पर सिर घुमाकर महक की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, मॉम स्लीप। मृत्युंजय अव्यक्त को जवाब सुनकर उसके सामने आकर बैठते बोला, हाँ मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अभी तक सो क्यों रही है? मृत्युंजय के सवाल पर अव्यक्त मुंह बनाते हुए अपना सर नहीं में हिला देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसे अपने गोद में लेते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर नीचे रखे पजल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, प्ले। मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर एक नज़र पजल्स को देखने के बाद बोला, मॉम को उठाओ। मृत्युंजय की बात पर अव्यक्त सिर उठाकर उसे देखते हुए अपना सर नहीं में हिला देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, डैड से ज़्यादा मॉम का साइड ले लिया। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर कोई रिएक्ट करे फिर से उसकी गोद से उतरकर पजल्स खेलने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय उठकर महक के पास आ उसे देखते हुए लेकिन महक मृत्युंजय की आवाज़ का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखते हुए मृत्युंजय महक के बगल में बैठकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, महक। ये कहते उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि महक का सर गर्म आग की पट्टी की तरह तप रहा था, जिसे महसूस कर मृत्युंजय महक के सर को अच्छे से टच करते हुए बोला, महक तुम्हें बुखार है? मृत्युंजय के बार बार आवाज़ लगाने पर महक धीरे से अपनी आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? मृत्युंजय महक की आंखें खोलने पर उसके गाल पर हाथ रखते हुए, तुम लेटी रहो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने लगा, जिसे देख महक उठकर बैठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। महक के बाद सुन मृत्युंजय सर घुमाकर उसे देखते हुए बोला, घूरते हुए बोले, ज़्यादा मुँह मत चलाओ, चुपचाप लेटी रहो। ये कहते हुए मृत्युंजय डॉक्टर को कॉल करके बोला, हेलो डॉक्टर बत्रा, कम टू माई हाउस इमीडिएटली, मेरी वाइफ को फीवर है। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है और महक को बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है, खबरदार अगर तुमने अपने पैर बिस्तर के नीचे भी रखे। इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से निकलकर जल्दी से सीढ़ियों के नीचे आते हुए किचन में चला जाता है, जहाँ पर शेफ उसके लिए कॉफ़ी बना रहा था। शेफ मृत्युंजय को किचन में देखकर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? मृत्युंजय शेफ के सवाल पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, अपना डिनर बनाने में फोकस कीजिए। इतना कहकर मृत्युंजय बाउल निकाल कर नॉर्मल पानी डाल उसमें बर्फ़ डाल देता है और सफ़ेद पट्टी लेकर किचन से बाहर आता है। जब वैशाली जोगी किचन की तरफ जा रही थी, मृत्युंजय के हाथ में बाउल देकर बोली, कहाँ? मृत्युंजय वैशाली के बाद तो ऊपर की तरफ जाता, महक को फीवर है। महक मृत्युंजय के बाद अपना सर नहीं में हिलाते उसके पीछे चली आती है तो देखते हैं महक चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई और मृत्युंजय उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रहा था। वैशाली महक के पीले पड़ चुके चेहरे को देखते उसके पास आ जाती है और कुछ कहने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, चुप रहो, एकांश सो रहा है, अगर वो उठेगा तो उसे दूध चाहिए होगा और उसकी मम्मी अभी इस हालत में नहीं है। जिसे सुनकर वैशाली धीरे से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, तो आपको क्या लगता है हमारे मुंह में चोंगा लगा है? वैशाली के बाद तो मृत्युंजय उसे घूर कर देखता है, जब अव्यक्त वहाँ पर आकर मृत्युंजय के पैर को पकड़ते हुए कहता है, डैडा मॉम। वैशाली उदयास अव्यक्त को देखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, तुम्हारी माम बिल्कुल ठीक है, रोना बंद करो। वैशाली के बाद पर अव्यक्त महक की तरफ देखने लगा, जब वहाँ पर डॉक्टर बत्रा आ गए और उसके पीछे रचना निर्जला भी कमरे में आ जाते हैं। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा को देखकर महक के साइड से उठ जाता है और डॉक्टर बत्रा महक को चेक करने लगते हैं। मृत्युंजय बस डॉक्टर बत्रा के हर एक मूव को देख रहा था। जब महक धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए डॉक्टर बत्रा से, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। डॉक्टर बत्रा महक के बाद अपना सर नहीं में हिलाते हुए, सॉरी मिसेस सारंग, डिहाइड्रेशन के कारण आपको लू लग गया है, इसलिए आप फीवर हो गई है और इंजेक्शन तब तक लगेगा नहीं जब तक आपकी ठीक नहीं होगी। मृत्युंजय महक के चेहरे को बदलते एक्सप्रेशन को देखकर उसके पास बैठकर डॉक्टर बत्रा से बोला, इंजेक्शन लगाइए। महक मृत्युंजय के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं मेडिसिन खा लूँगी। मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर कर उसके हाथ पकड़कर डॉक्टर बत्रा के सामने कर देता है तो महक चौड़ा सा इरिटेट होते हुए रोनी आवाज़ में कहती है, हर बार आपकी मर्जी क्यों चलती है? जिसे सुनकर मृत्युंजय एक नज़र अपनी फैमिली की तरफ देखने के बाद महक के आंखें दिखाते हुए, क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। मृत्युंजय की बात सुनकर महक मुंह बना लेती है। जब डॉक्टर बत्रा उसे इंजेक्शन लगाते हैं तो महक कसकर मृत्युंजय को पैर को पकड़ लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर बत्रा, प्लीज़
प्रिस्क्रिप्शन मृत्युंजय के हाथ में देते हुए, ये दवाइयाँ हैं जिन्हें आप इन्हें प्रॉपर दे दीजिएगा, कल सुबह तक इनका फीवर उतर जाएगा और इन्हें अच्छे से पानी पिलाइए। मृत्युंजय डॉक्टर के बत्रा के बाद सुनकर अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर बत्रा वहाँ से अपना बैग लेकर निकल जाते हैं। डॉक्टर बत्रा के जाने के बाद मृत्युंजय वैशाली की तरफ देखते हुए, इसके लिए सूप बना दो, फिर इसे मेडिसिन खानी होगी। वैशाली मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिला देती है और अव्यक्त को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। रचना भी वैशाली के पीछे चली जाती और निर्जला वहीं महक के साथ रहकर उसके सिर पर ठंडी पट्टी करने लगती है और मृत्युंजय बस उन दोनों को देखने लगता है। उधर चिराग के पेंट हाउस में प्रथा और चिराग के कपड़े बिस्तर के चारों तरफ बिखरे, उधर पूरा बिस्तर सिलवट्टों से भरा हुआ था जो चिराग और प्रथा के बीच के पलों की गवाही दे रहा था। जब प्रथा की आंखें अपने शरीर में हो रहे हलचल से खुली, उसने देखा चिराग उसके सीने को सहलाते उसके ऊपर उसके गले पर किस कर रहा था और इसका एक हाथ प्रथा के शरीर को सहला रहा था, जिसे देखते हुए प्रथा धीमी आवाज में चिराग से बोली, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। प्रथा की आवाज़ सुनते चिराग उसके नेक पर बहुत जोर से बाइट करता है, जिससे प्रथा की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में कोने से आंसू आने लगे। चिराग अपने दांतों को आपस में पीसते हुए प्रथा के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर बिस्तर पर दबाते हुए, सिर्फ एक राउंड में तुम्हारा ये हाल है, अभी तो पूरी रात बाकी है। चिराग के बाद प्रथा नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी डन ए सिंपल वे, राइट। हम यहाँ हनीमून मनाने आए थे और तुमने क्या किया। चिराग प्रथा की बात सुनकर उसके सीने पर अपनी पकड़ हल्का सा मजबूत करता है, जिससे प्रथा एक आह निकल जाती है और वो चिराग को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिस पर चिराग उसके पैरों को अपने पैर से अलग करते हुए एक बार फिर उसके बेहद नजीक आ जाता है। प्रथा चिराग के अचानक ऐसा करने पर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है तो चिराग ट्रस्ट करते हुए प्रथा के होठों पर किस कर देखा। हम हनीमून मना रहे हैं, ये कहते हुए चिराग काफी रफ था, जिस कारण प्रथा रोना शुरू कर देती है। प्रथा के रोने की आवाज पर चिराग उसके गले पर किस करते हुए, स्टॉप क्राइंग, क्योंकि मैं तुम्हारे रोने से भी नहीं रोकूंगा। प्रथा चिराग की बात पर रोते हुए, तुम बहुत बुरे हो, जानवर कहीं के। परफेक्ट बेबी, आई एम बेस्ट, जिसका शिकार तुम हो चुकी हो। चिराग ने प्रथा के दोनों हाथों को पकड़ उसे सिर के ऊपर करते हुए, जिसे देखकर प्रथा की आंखों से बुरी तरीके से आंसू आने लगे। जब चिराग उसके हाथ को छोड़ उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा, तभी एक बटलर चिराग के कमरे के बाहर दरवाजे पर नॉक करते हुए, बॉस। बटलर की आवाज पर चिराग प्रथा के साथ इंटीमेट होते हुए, क्या हुआ। चिराग के डीप वॉइस को सुनकर बटलर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए बोला, आपके फादर आए हैं। जिसे सुनकर चिराग बोला, उन्हें बैठाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर चिराग फिर से प्रथा के होठों पर चूमते उसके साथ इंटीमेट होने लगा। 20 मिनट बाद चिराग बिस्तर से उतरकर अपना लोअर उठा पहनते हुए प्रथा की तरफ देखा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर चिराग अपना एक व्हाइट शर्ट पहनते हुए कमरे से निकल जाता है। चिराग स्टेयर से नीचे आता है तो देखता है शमशेर जी लिविंग हॉल में बैठे घर को देख रहे थे, जिन्हें देखते हुए चिराग अपने शर्ट का एक बटन लगा नीचे आते हुए बोला, काफी जल्दी आ गए आप। चिराग की आवाज़ सुनकर शमशेर जी सर घुमाकर उसकी तरफ देखते रहे। विवाह पूरा हो गया से कल मैं वापस राजस्थान चला जाऊंगा, जिसलिए आज मिलने चला आया। चिराग शमशेर जी की बात सुन उसके सामने वाली कुर्सी पर अपने पैर के ऊपर पैर रख कर बैठते हुए बोला, अच्छा किया, लेकिन किसी से मिलने जाने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए कि वो पर्सन आपसे मिलने में इंटरेस्टेड है या नहीं। चिराग के बाद शमशेर जी उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद मुस्कुराते हुए, थारे को नाराज़गी से। नाराज़गी नहीं, मुझे तो आप पर तरस आता है, मैं आपसे नाराज़गी क्यों रखूंगा। चिराग ने शमशेर जी की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर शमशेर जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात न, कम से कम थारे को मारे ऊपर तरस तो आवे से। जिसे सुनकर चिराग अपने दांत पीसते हुए बोला, शमशेर जी से बोला, मुझे रिश्ते जोड़ना बंद कीजिए। 6 साल का था तो मैं और मेरी माँ की गोद में मेरी 6 महीने की बहन, जिसे आपने अपने गांव वाले के लिए छोड़ा, तो अब मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ाने आए हो। सॉरी, मैं भूल गया, बुढ़ापे में एक सहारा तो चाहिए होता है, तो आपको अपने सो कॉल्ड बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारी मुझे देना चाहते हो। सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये, इसलिए दोबारा मुझसे मिलने मत आना, बल्कि मैं तो कहता हूँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे। चिराग की बातों को सुनते हुए शमशेर जी की आंखें हल्की पनीली हो गई थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपने कोट के पैकेट से एक पतला सा बॉक्स निकालते हैं और चिराग के सामने वाले कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहते हैं, जी मैंने हमारे बेटे की लुगाई के लिए लिया था, प्रथा को दे देना। चिराग शमशेर जी को बिना किसी भाव को देखते हुए एक नज़र बॉक्स पर डालने के बाद, नहीं चाहिए, ले जाइए। चिराग की नाराज़गी भरी आवाज़
आवाज़ पर शमशेर जी सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं और बॉक्स को वहीं पर रख कर कहते हैं, थारे को न पहनना छोड़ा, हमारी बिंदनी पहनेगी। इतना कहकर शमशेर जी चिराग के सामने आकर उसके सिर पर हाथ रखकर, आशीर्वाद तो लिया ना से, बट फिर भी कह रहा हूँ सु सदा खुश रहे। ये कहकर शमशेर जी अपनी छड़ी पकड़कर वहाँ से बाहर की तरफ चले जाए। चिराग बिना किसी भाव को उन्हें जाता हुआ देखते रहता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।